सिंधु घाटी सभ्यता के वो शानदार शहर जब वो वीरान हो गए तो उसके बाद भारत के इतिहास में एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ। तो चलिए, आज हम चलते हैं प्रारंभिक वैदिक युग के एक रोमांचक सफर पे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस दौर ने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बुनियाद रखी। तो हम बात कर रहे हैं लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय की। ये वो दौर था जो सिंधु घाटी के महान शहरों के रहस्यमयी अंत और बाद के वैदिक युग के ठीक बीच में आता है। और पता है, इसी दौरान महान ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई, इसीलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि जब भारत के पहले महान शहर इतिहास में कहीं खो गए तो आखिर उसके बाद हुआ क्या। इसी सवाल का जवाब हमें लेकर चलता है इंडो आर्यों की दुनिया में, जिन्होंने उस खालीपन को भरा और एक नई सभ्यता की शुरुआत की। देखिए, अगर इस युग को समझना है तो हमें सबसे पहले इसके लोगों को और उनके सबसे अहम ग्रंथ ऋग्वेद को समझना होगा। सच तो ये है कि ऋग्वेद ही वो अकेली खिड़की है जिससे हम उस प्राचीन दुनिया में झांक कर देख सकते हैं। तो ये इंडो आर्य थे कौन? जरा सोचिए, ये ऐसे लोग थे जो एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। अर्धखाना बदोश पशुपालक लोग जिनकी पूरी जिंदगी अपने मवेशियों के आसपास ही घूमती थी। माना जाता है कि वो हिंदू कुश पहाड़ों के खैबर दर्रे से होकर आए और उस उपजाऊ इलाके में बस गए जिसे वो सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि कहते थे। और इनकी पूरी कहानी का जो केंद्र है वो है ऋग्वेद। ये 4 वेदों में सबसे पुराना और सबसे जरूरी ग्रंथ है। इसमें देवताओं की तारीफ में 1028 भजन या कहें कि सूक्त हैं। ये इतना कीमती है कि यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर ग्रंथ माना है। ये सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं, बल्कि उस जमाने का एक जीता जागता दस्तावेज है। और कमाल की बात देखिए, वैदिक संस्कृति कोई अकेली नहीं थी। वैदिक संस्कृत और अवेस्ता, जो एक पुराना ईरानी ग्रंथ है, उनकी भाषा में गजब की समानताएं हैं। जैसे सोम अवेस्ता में होम बन जाता है, अश्व अस्प हो जाता है, और देवता मित्र की पूजा दोनों ही जगहों पर होती थी। ये एक साझा इंडो यूरोपीय विरासत की तरफ एक बहुत मजबूत इशारा है। अच्छा, तो इन लोगों ने अपना समाज बनाया कैसे था? चलिए अब ये देखते हैं कि ऋग्वैदिक समाज परिवार से शुरू होकर कबीले तक एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ था। इनके सामाजिक ढांचे को एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। सबसे नीचे सबसे बुनियादी इकाई थी कुल यानी परिवार। फिर कई परिवार मिलकर बनाते थे एक विश यानी एक कबीला, और कई कबीले मिलकर बनाते थे जन, जो उस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक इकाई हुआ करती थी। मतलब सब कुछ खून के रिश्तों पर टिका था। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ऋग्वैदिक वर्ण व्यवस्था बाद की उस कठोर जाति व्यवस्था से बिल्कुल अलग थी। उस जमाने में ये जन्म पर नहीं बल्कि इंसान के काम और उसके हुनर पर आधारित थी। मतलब समाज में ऊपर नीचे आना जाना मुमकिन था। असल में 4 वर्णों का जिक्र तो ऋग्वेद के बिल्कुल आखिरी हिस्सों में आता है। इससे पता चलता है कि ये व्यवस्था उस युग के अंत में ही बननी शुरू हुई थी। तो समाज को समझने के बाद अब जरा इनके आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर नजर डालते हैं। और यकीन मानिए, इन सब के केंद्र में सिर्फ एक ही चीज थी, गाय। एक शब्द है जो इस पूरे दौर की कहानी कह देता है, वो है गविष्ठी। इसका मतलब होता है गायों की खोज। पर दिलचस्प बात यह है कि इसका इस्तेमाल अक्सर युद्ध के लिए किया जाता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मवेशी और लड़ाई झगड़े कितने गहरे जुड़े हुए थे। इसको सीधे सीधे ऐसे समझिए, ऋग्वैदिक युग में लड़ाई जमीन के लिए नहीं, गायों के लिए होती थी। गाय ही दौलत का असली पैमाना थी, वही सम्मान का प्रतीक थी और वही युद्ध का सबसे बड़ा कारण भी। जमीन पर निजी मिल्कियत का ख्याल अभी उतना मजबूत नहीं हुआ था। इनकी राजनीति भी बिल्कुल कबायली थी। जन का मुखिया होता था राजन, लेकिन वो आज के राजा जैसा बिल्कुल नहीं था। उसके पास कोई परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। लड़ाई के वक्त कबीले के लोग ही सैनिक बन जाते थे। कोई रेगुलर टैक्स नहीं था, बस लोग अपनी मर्जी से बलि नाम का तोहफा देते थे। और तो और राजन को सलाह देने के लिए सभा और समिति जैसी सभाएं भी होती थीं। इस दौर के राजनीतिक टकराव का सबसे मशहूर किस्सा है दाशराग्या युद्ध, यानी 10 राजाओं की लड़ाई। ये रावी नदी के किनारे लड़ा गया एक जबरदस्त संग्राम था। इसमें भरत जनजाति के सरदार सुदास ने 10 दूसरी जनजातियों के एक ताकतवर गुट को हरा दिया और अपनी बादशाहत कायम की। और बस यहीं से भरत जनजाति का दबदबा शुरू हो गया। अब चलिए ऋग्वैदिक लोगों की धार्मिक मान्यताओं की उस रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं जो पूरी तरह से उनके आसपास की कुदरत की ताकतों की पूजा पर टिकी थी।
वो लोग कुदरत की ताकतों को ही देवता मानते थे, जैसे बिजली की गरज, आग, हवा, सूरज। उस वक्त मंदिरों या मूर्ति पूजा का कोई सबूत नहीं मिलता। पूजा का मुख्य तरीका था यज्ञ, और उनकी प्रार्थनाएं भी मोक्ष के लिए नहीं बल्कि बड़ी प्रैक्टिकल होती थीं। उन्हें अच्छी संतान चाहिए थी, भरपूर खाना चाहिए था और सबसे बढ़कर ढेर सारे मवेशी चाहिए थे। उनके देवताओं में सबसे ताकतवर और सबसे पॉपुलर थे इंद्र। अरे, ऋग्वेद के 250 सूक्त तो सिर्फ उन्हीं को समर्पित हैं। उन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला भी कहा जाता था। वो बारिश, गरज और युद्ध के देवता थे, जो आर्यों को दुश्मनों पर जीत दिलाते थे। दूसरे सबसे अहम देवता थे अग्नि, जिन्हें लगभग 200 सूक्त समर्पित हैं। वो सिर्फ आग के देवता नहीं थे, बल्कि इंसानों और देवताओं के बीच एक पवित्र दूत, एक मैसेंजर का काम करते थे। ऐसा माना जाता था कि यज्ञ में दी गई आहुति का धुआं उनकी प्रार्थनाओं को सीधा स्वर्ग तक पहुंचाता था। तो सवाल यह है कि इस प्राचीन युग की आखिर विरासत क्या है? इसने आने वाली सदियों के लिए क्या छोड़ा? चलिए इस ऐतिहासिक दौर के असर पर एक नजर डालकर अपनी बात खत्म करते हैं। प्रारंभिक वैदिक युग ने भारत पर एक बहुत गहरी और कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी। हमारे देश का नाम भारतवर्ष उसी विजेता भरत जनजाति से आया है। ऋग्वेद आज भी दुनिया के सबसे पुराने जिंदा ग्रंथों में से एक है, और वैदिक संस्कृत तो अनगिनत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। इस दौर ने सचमुच में भविष्य की नींव रखी थी। और इस चर्चा को इस गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। ऋग्वेद के वो 3500 साल पुराने विचार, भजन और सामाजिक ढांचे आज की इस मॉडर्न दुनिया में किस तरह से गूंज रहे हैं? कभी सोचा है कि सत्यमेव जयते जैसा हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य या फिर योग का अभ्यास जो आज पूरी दुनिया में फैला है, आखिर आया कहाँ से? इसका जवाब हजारों साल पहले सिंधु घाटी की राख से उभरे एक दौर में छिपा है। वो दौर था वैदिक युग। चलिए आज इसी सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे इस प्राचीन सभ्यता ने आज के भारत की नींव रखी। कल्पना कीजिए, आज से करीबन 3500 साल पहले का समय। सिंधु घाटी के वो विशाल, सुनियोजित शहर अब धीरे धीरे खामोश हो रहे थे। एक पूरी की पूरी शहरी सभ्यता गुमनामी में खो रही थी और अपने पीछे छोड़ गई थी एक बहुत बड़ा खालीपन। लेकिन इतिहास को खालीपन पसंद नहीं, और इसी खालीपन को भरने के लिए एक नई संस्कृति दस्तक दे रही थी। ये थे इंडो आर्यन। मध्य एशिया के मैदानों से आए ये घुड़सवार अपने साथ सिर्फ घोड़े और मवेशी ही नहीं लाए थे, बल्कि लाए थे नए विचार, नई भाषा और एक नई जीवन शैली। उनका आना महज एक पलायन नहीं था, ये तो वैदिक युग की शुरुआत थी। एक ऐसा क्रांतिकारी दौर जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के समाज, धर्म और दर्शन की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस नए युग की बुनियाद ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि शब्दों और विचारों से रखी गई थी, और इन विचारों का संग्रह है वेद। तो आखिर ऐसा क्या खास था इन प्राचीन ग्रंथों में जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है? आइए जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, वेद शब्द का मतलब ही है ज्ञान, पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन्हें लिखा हुआ नहीं बल्कि सुना हुआ माना जाता है। मान्यता ये है कि ये वो दिव्य ज्ञान है जो ऋषियों को सीधे ईश्वर से सुनाई दिया था, इसीलिए इन्हें श्रुति कहा गया। और सोचिए, हजारों साल तक बिना लिखे सिर्फ सुनकर और याद करके ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। कमाल की बात है ना? हर वेद अपने आप में एक पूरी यात्रा है जिसके 4 अहम पड़ाव हैं। सफर शुरू होता है संहिता से, जिसमें देवताओं की स्तुति में सुंदर भजन और मंत्र हैं। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो यज्ञ और अनुष्ठानों को करने की पूरी विधि बताते हैं। ये एक तरह की गाइड बुक है। तीसरा पड़ाव है आरण्यक या वन ग्रंथ, जो जंगलों के एकांत में किए जाने वाले ध्यान और चिंतन के लिए हैं। और इस यात्रा का आखिरी और सबसे गहरा पड़ाव है उपनिषद, जहां आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के सबसे बड़े दार्शनिक सवालों के जवाब तलाशे गए हैं। अच्छा, यहाँ 2 शब्द आते हैं जिनमें अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वेदांत और वेदांग। इसको ऐसे समझिए, वेदांत का मतलब है वेदों का अंत या सार। ये वेदों का दार्शनिक निचोड़ है जो उपनिषदों में मिलता है। वहीं वेदांग का मतलब है वेदों के अंग। ये वो 6 विषय हैं, जैसे व्याकरण, छंद, ज्योतिष, जो वेदों को ठीक से समझने के लिए जरूरी औजार हैं। तो एक है मंजिल और दूसरा है उस मंजिल तक पहुंचने का नक्शा। चलिए
अब जरा टाइम मशीन में बैठकर पीछे चलते हैं, लगभग 3,500 साल पहले, और उस दौर के लोगों की जिंदगी में झांक कर देखते हैं। कैसा था उनका समाज, वो कैसे जीते थे? वैदिक काल को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है प्रारंभिक वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। और इन दोनों के बीच जो 1000 ईसा पूर्व का पड़ाव है ना, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहीं पर एक धातु की खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो शुरुआती दौर में समाज का आधार खेती नहीं, बल्कि पशुपालन था। लोग बड़े बड़े कबीलों में रहते थे और चरागाहों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। समाज में आपकी जगह जन्म से नहीं, बल्कि आपके काम से तय होती थी। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, उस दौर में महिलाओं की आवाज को अहमियत दी जाती थी। वे सभा और समिति जैसी राजनीतिक सभाओं में पुरुषों के साथ बराबर बैठकर हिस्सा लेती थीं, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी और प्रगतिशील बात थी। इस समाज के लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, उसका दर्जा बहुत ऊंचा था। उसे अघन्य कहा जाता था, यानी जिसे मारा नहीं जा सकता। किसी की अमीरी या गरीबी इस बात से नापी जाती थी कि उसके पास कितनी गायें हैं। यहाँ तक कि लड़ाइयाँ भी गायों के लिए होती थी, जिन्हें गविष्ठी या गायों की खोज कहा जाता था। और हाँ, ये दौर सिर्फ शांति और भजन का नहीं था, सत्ता के लिए संघर्ष भी जोरों पर था। इसका सबसे बड़ा सबूत ऋग्वेद में मिलता है, जहां दाशाग्य युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का जिक्र है। ये युद्ध आज की रावी नदी के किनारे राजा सुदास और 10 कबीलों के एक गठबंधन के बीच लड़ा गया था। ये उस वक्त की राजनीतिक उठापटक की एक जबरदस्त मिसाल है। करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक तकनीकी क्रांति हुई, एक ऐसी खोज जिसने वैदिक जीवन के हर एक पहलू की दिशा ही बदल दी। वो क्रांति थी लोहा। जी हाँ, लोहा, जिसे उस समय के ग्रंथों में अयस कहा गया है। लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया, और लोहे के फाल वाले हलों ने गंगा के मैदानों की सख्त जमीन को जोतना मुमकिन बना दिया। ये सिर्फ एक धातु नहीं थी, ये तो सभ्यता को रफ्तार देने वाला एक नया इंजन था। और इस एक खोज ने समाज का पूरा नक्शा ही बदल दिया। देखिए कैसे। जो समाज पहले पशुओं पर निर्भर था, वो अब पूरी तरह खेती पर टिक गया। जो वर्ण व्यवस्था पहले कर्म और पेशे पर आधारित थी, वो अब जन्म पर आधारित होकर कठोर हो गई। और शायद सबसे बड़ा बदलाव आया महिलाओं की स्थिति में। जहां पहले वो सभाओं में शामिल होती थीं, अब उन्हें इन अधिकारों से दूर कर दिया गया। लोहे की इस क्रांति ने हमें उत्तर वैदिक काल में पहुंचा दिया। ये एक ऐसा दौर था जहां बड़े बड़े राज्य बने, जटिल और भव्य अनुष्ठान होने लगे, और समाज का ढांचा और भी ज्यादा सख्त हो गया। अब जब खेती से इतनी पैदावार होने लगी कि सबकी जरूरतें पूरी हो जाएं, तो लोग एक जगह पर टिककर बसने लगे। इसी से बने बड़े बड़े राज्य, जिन्हें जनपद कहा जाने लगा। राजा अब सिर्फ कबीले का मुखिया नहीं रहा, वो एक ताकतवर शासक बन गया, और उसकी ताकत को साबित करने के लिए अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान किए जाने लगे। सामाजिक ढांचा अब पूरी तरह से जन्म पर आधारित हो गया। समाज को 4 वर्णों की एक तय सीढ़ी में बांट दिया गया। सबसे ऊपर ज्ञान और अनुष्ठान का काम करने वाले ब्राह्मण, फिर राज करने वाले और रक्षा करने वाले क्षत्रिय, उनके बाद व्यापार और खेतीबाड़ी संभालने वाले वैश्य, और आखिर में इन तीनों वर्णों की सेवा करने वाले शूद्र। इसी दौर में जीवन जीने का एक आदर्श ढांचा भी सामने आया, जिसे 4 आश्रम व्यवस्था कहा गया। इसके मुताबिक जीवन की शुरुआत ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान हासिल करके होती, फिर गृहस्थ आश्रम में पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाई जाती, इसके बाद वानप्रस्थ में समाज से थोड़ा अलग होकर चिंतन मनन किया जाता, और अंत में संन्यास लेकर मोक्ष की तलाश में सब कुछ त्याग दिया जाता। वक्त के साथ वैदिक युग तो समाप्त हो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी दार्शनिक और सांस्कृतिक विरासत छोड़ गया जिसका असर आज भी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर दिखता है। वैदिक विचारों की वजह से एक जबरदस्त बौद्धिक क्रांति हुई, जिससे भारतीय दर्शन की 6 महान विचारधाराएं या स्कूल पैदा हुए। इनमें कपिल का सांख्य दर्शन था, जिसने ब्रह्मांड के तत्वों को समझाया। पतंजलि का योग था, जिसने मन और शरीर को साधने का रास्ता दिखाया, और गौतम का न्याय दर्शन था, जिसने तर्क और विवेक पर जोर दिया। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, बल्कि जीवन को देखने और समझने के अलग अलग नजरिए थे।
आज जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है, वो हजारों साल पुराने मुंडक उपनिषद से लिया गया है और सीधे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ पर अंकित है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी वैदिक जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। ठीक इसी तरह वसुधैव कुटुंबकम का विचार, जिसका मतलब है पूरी दुनिया ही एक परिवार है, ये भी महाउपनिषद की देन है। और ये विचार आज भी कितना प्रासंगिक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन का भी यही विषय था। तो अगली बार जब कोई योग करे या सत्यमेव जयते सुने, तो ये याद रखने वाली बात है कि ये सिर्फ एक कसरत या एक नारा नहीं है, बल्कि एक 3000 साल पुरानी विरासत का हिस्सा है जिसे हम आज भी जी रहे हैं। वैदिक युग भले ही इतिहास बन गया हो,